नमस्ते। आज हम व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण यानी वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे क, ख, ग, घ आदि। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं। जैसे घट पद में घ, ए, ट, ए और विसर्ग ये मूल ध्वनियाँ हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसी प्रकार अन्य पद भी समझिए। जैसे राम में लिखा हुआ है तो इसके टुकड़े करेंगे तो क्या, रे हलंत है इसलिए आधा रे, प्लस आ प्लस मैं हलंत प्लस ए प्लस विसर्ग। तो रे में आ मिलके रा हो गया, मैं में ए मिलके मैं हो गया और प्लस विसर्ग राम है। ऐसे ही है मोहन है, मैं हलंत प्लस ओ प्लस है हलंत प्लस ए प्लस न हलंत प्लस ए प्लस विसर्ग। यानी जहाँ हलंत लगे हुए हैं तो उनमें ये स्वर मिलने से ये वर्ण पूरा होता है। तो मैं में ओ मिलके मो बन गया, है में ए मिल गया है बन गया पूरा, और न में ए मिल गया तो न बन गया मोहन, और प्लस विसर्ग लग गया तो मोहन है। ऐसे ये पुरुष है, पे प्लस ऊ प्लस रे प्लस ऊ प्लस से प्लस ए प्लस विसर्ग। यानी आधा पे हो गया हलंत का, तो ऊ की मात्रा मिलने से ये हो गया पू। रे आधा है प्लस छोटा रू यानी रू यानी छोटा रू, और से में ए बन गया पुरुष, और आगे विसर्ग है तो इसको बोलेंगे पुरुष है। इसके टुकड़े इस प्रकार हुए। रमा है तो रे प्लस ए प्लस मैं हलंत प्लस आ, तो रे आधा है, ए इसमें मिल गया तो ये रे पूरा बन गया। मैं में आ की मात्रा होगी तो माँ हो गया रमा। तो ये तो हो गए इनके टुकड़े करने। अब है वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर को हम संस्कृत में अच भी बोलते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 13 है। ए आ ई उ री ए आई ओ औ। स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर निम्न 3 प्रकार के माने गए हैं। यानी स्वरों का वर्गीकरण किया गया 3 प्रकार के स्वर है। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे अर्थात कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए ई उ री, इनकी संख्या 5 है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण काल में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ री ए आई ओ औ, इनकी संख्या 8 है। अब है ए औ और ये दीर्घ स्वर है। ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। ये दीर्घ स्वर में भी आते हैं और ये बड़े भी हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित यानी मिले हुए स्वर कहते हैं। जैसे ए प्लस ई मिला है तब ये ए हुआ है, ए प्लस ए हुआ है दोनों मिले हैं तब ये आई हुआ है, ए प्लस ऊ मिला है तब ओ हुआ है, ए प्लस ऊ मिला है तब औ हुआ है। यानी 2 स्वर मिलकर के ये ए आई ओ औ बना है, इसलिए इनको मिश्रित स्वर भी कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3 का अंक स्वर के आगे लगाते हैं। जैसे ए ई उ री ए आई ओ औ, यानी ज़्यादा समय लगता है इसमें। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर की कुल संख्या 22 है, जिनमें 5
ह्रस्व है, 8 दीर्घ है और प्लुत्व स्वर 9 है। अब है व्यंजन। स्वर तो हो ही गए अपनी तरह। अब है व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता है। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उन्हें हलंत का चिन्ह, यानी किसी भी वर्ण के नीचे एक छोटी सी डंडी होती है, उसको लगाते हैं। जैसे क के आगे हलंत है, ख के नीचे हलंत है, ग के नीचे हलंत है, घ के नीचे हलंत है आदि। संस्कृत में इनकी संख्या 33 है, यानी व्यंजन 33 होते हैं। तो 33 में पहले है क ख ग घ ड़, ये हो गया क वर्ग। च छ ज झ ये हो गया च वर्ग। ट ठ ड ढैण, ये हो गया ट वर्ग। त थ द धैन, ये हो गया त वर्ग। प फ ब भ म, ये हो गया प वर्ग। य र ल व अंतस्थ, स श श है उष्मीय। और अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब है अपनी जो वर्ण लिखते हैं उसके ऊपर जो रेखा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर जो बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिका। अनुनासिका में हो गया ऊपर रेखा है, रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, उसको अनुनासिका कहते हैं। और विसर्ग, जिस वर्ण के जिस शब्द के आगे 2 बिंदियां होती है उसको विसर्ग कहती है। व्याकरण में व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित वर्ण से ही होता है। अब अपने क्लास में है आगे और। ये तो हमें पूर्व ज्ञान के लिए स्वर और व्यंजन का परिचय लेना था, इसलिए परिचय हो गया। अब ये वर्ण हमारे हैं, इन वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी ये वर्ण कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से निकल कर कहाँ तक आते हैं, तो वर्णों का उच्चारण हम कहाँ कहाँ से करते हैं, तो थोड़ा सा उसका अध्ययन कर रहे हैं। वर्णों के उच्चारण करते समय जिस वर्ण को मुख के जिस अवयव की सहायता से बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख में अनेक अवयव होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ आदि। इनके आधार पर वर्णों के उच्चारण स्थानों का विभाजन निम्न रूप से किया गया है। पहला है हमारा कंठ, यानी जो स्वर और व्यंजन है उनको हम डिवाइड कर रहे हैं, कौन से स्थान से कौन से वर्ण निकल रहे हैं। तो पहला हमारा है कंठ। तो कंठ में कौन से स्वर और कौन से व्यंजन आते हैं वो देखें। तो कंठ में ए, आ, क, ख, ग, घ, ड़ है तथा विसर्ग। दूसरा है हमारा तालु। तालु में आता है ई, बड़ी ई, च छ ज झ ये और य और श संकर वाला। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा में आएगा री, री, ट ठ ड ढैण और र और स षटकोण वाला। चौथा है दंत। दंत में आएगा री, त थ द ध न और ल और स स्लेट वाला। पांचवा है ओष्ठ। ओष्ठ में आएगा ऊ, ऊ, प फ ब भ में। कंठ एवं तालु में आएगा ए और ऐ। कंठ एवं ओष्ठ में आएगा ओ और औ। दंत एवं ओष्ठ में आएगा व। नासिका में आएगा ण में, नासिका में अपने जो शुरू के 5 स्पर्श व्यंजन थे ना उनके लास्ट के वर्ण ण में ड़ ण न। नासिका में अनुस्वार आएगा, यानी हमारी रेखा के ऊपर जो बिंदी होती है वो अनुस्वार है, तो वो नासिका में आएगा। फिर है जीवा का मूल, यानी जीहा मूल्य, इसमें आएगा क और ख ब्रैकेट में। धन्यवाद।